अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। मीन कि एल्डोस्टेरॉन हार्मोन ज्यादा हो गया है इसमें। जैसा कि हमने पढ़ा था कल, हमने कार्टिसोल के वाले से थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि जिसमें कार्टिसोल ज्यादा हो जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे एल्डोस्टेरॉन। जैसा कि एड्रिनल ग्लैंड हमने पढ़ा था, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड में जोन्स होती हैं। सबसे जो आउटर है वो जी जोना ग्लोमेरुलोस है। फिर फेसिकुलेट है, ठीक है, रेटिकुलारिस है, और दरमियान में रेनल रेनल मेडुला जो हमने पढ़ा था, ठीक है। आज हम रेनल मेडुला के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सबसे बाहर जो जोना ग्लोमेरुलोस है ना, ये रिलीज करती है एल्डोस्टेरॉन। क्या रिलीज करती है जी? एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन की एक्सेस हो जाए, जब ये ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए, तो उसको लिखा है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। तो आज हमारा ये टॉपिक है, ये डिस्कस करने वाला है। अच्छा, एल्डोस्टेरॉन का नॉर्मल फंक्शन क्या है? किसी को पता है क्या? जल्दी से कोई बता सकता है कि एल्डोस्टेरॉन का नॉर्मल फंक्शन क्या है? एनी वन ऑफ सोडियम को यू? रिटेन करना। सॉरी, जी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस को करता है इन किडनी। both of you given correct answer, thank you so much. The function of aldosterone is reabsorption, increase the reabsorption of sodium. Simply ये भी कह सकते हैं सोडियम को बॉडी में रिटेन करना, ठीक है। तो ये फंक्शन किसके थ्रू करवाता है जी एल्डोस्टेरॉन? ये किडनी के थ्रू करवाता है। रिलीज कहाँ कहाँ से होता है? किडनी के ऊपर पड़े हुए एड्रिनल ग्लैंड से। और एक्शन कहाँ पे करता है? किडनी के ऊपर। क्या करता है? सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और याद रहे कि जब सोडियम ज्यादा रिएब्जॉर्ब होगा तो इसके साथ वाटर भी रिएब्जॉर्ब होगा, ठीक है। जब वाटर ज्यादा रिएब्जॉर्ब होगा तो ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि सोडियम और वाटर ब्लड में बढ़ जाएंगे रीअब्जॉर्प्शन की वजह से। यहाँ तक बात क्लियर है जी? अच्छा अच्छा, जब ये मैंने ये बात की कि सोडियम ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो वाटर भी ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा? जाहिर है ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा वाल्स के ऊपर। इसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। बीपी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये एल्डोस्टेरॉन अगर ज्यादा रिलीज होने लग जाए तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट जो आएगा ना, हमारे इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर आएगा। अच्छा जी, आपके पास क्लिनिक में एक पेशेंट आ गया, एक बड़ा बड़ा अच्छा क्लिनिकल सिनेरियो है कि क्लिनिक में आपके पास एक पेशेंट आ गया जो कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो आप उसको कहते हैं आपने कोई मेडिसिन खाई है? वो कहता है हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ना टैबलेट लासिक्स खाई है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं एक और डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने जी मुझे जोडिप दी। ठीक है जी, जोडिप से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं एक और डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने मुझे लोसार्टन दी, साथ में उन्होंने मुझे जो है ना अटीनोलॉल दी। फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ा, दो टैबलेट कटी भी मैंने खाई। तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको फर्दर इससे भी नेक्स्ट एडवांस मेडिसिन देंगे, ठीक है। उससे भी उसको फर्क नहीं पड़ा तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार इसका कैसा ब्लड प्रेशर है, इसको सारी मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, फिर भी इसका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा। तो फौरन आपका ध्यान कहाँ पे जाना चाहिए? एल्डोस्टेरॉन की तरफ। क्या कहीं बॉडी में कोई ऐसा ट्यूमर तो नहीं बन गया जो कि एल्डोस्टेरॉन रिलीज करी जा रहा है, और एल्डोस्टेरॉन की वजह से सोडियम और वाटर रीअब्सॉर्ब वही चले जा रहे हैं, ठीक है। क्या कोई ऐसा ट्यूमर तो नहीं बन गया है कि जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ब्लड के वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है परमानेंटली तौर पर? ठीक है जी, आपका ध्यान किस तरफ जाना चाहिए? एल्डोस्टेरॉन की तरफ। ठीक है, यहाँ तक एल्डोस्टेरॉन का नॉर्मल फंक्शन समझ में आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज और कंसेप्ट की बात समझाना ये जरूरी है। तो हमारे जो किडनी के अंदर ये जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है कि नेफ्रॉन के अंदर ना जी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है। अच्छा, सोडियम जब रीअब्जॉर्ब होता है ना, मैं इस वाले पोर्शन को बड़ा करके बनाने लगा हूँ। सारे लोग देख रहे हैं इस पोर्शन को? आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? इस वाले जी पोर्शन सर। को बड़ा करके बनाने लगा हूँ। अच्छा, जब सोडियम ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा ना जी, ये है ल्यूमन के सेल्स। ये ल्यूमन है, इधर से यूरिन बन के जा रहा है, और ये साथ उसके सेल्स हैं, पेरिट्यूब्यूलर सेल जिसको कहते हैं ना किडनी के अंदर। ये कलेक्टिंग डक्ट जा रही है जिसके अंदर से यूरिन जा रहा है, और साथ सेल्स हैं। अच्छा, ये सेल सोडियम को, जब एल्डोस्टेरॉन का एक्शन होता है इनके ऊपर, तो ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करते हैं, और साथ साथ ही ये पोटाशियम को एक्सक्रीट भी कर देते हैं। सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और पोटाशियम को एक्सक्रीट कर देते हैं। अच्छा, ये जो पोटाशियम है, ये आगे जाके इन सेल्स के जरिए वापस रीअब्जॉर्ब होता है। यही वाला पोटाशियम जो इधर एक्सक्रीट हो गया था, ये वापस जाके रीअब्जॉर्ब होता है। लेकिन जब ये वाला सेल जो है ना पोटाशियम को रीअब्जॉर्ब करेगा, तो साथ ये हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल देगा। मतलब ये कि इधर सोडियम को ऑब्जर्व करने के लिए पोटाशियम की कुर्बानी देना पड़ी, आगे वाले जो सेल्स हैं वो पोटाशियम को ऑब्जर्व करने के लिए हाइड्रोजन की कुर्बानी दें। ये कंसेप्ट पक्का हो गया जी? आगे जाके इसकी एप्लीकेशन आएगी, फिर ना कहना कि हमें समझ नहीं आ रही सर, आप किधर से बोल रहे हैं, हवा में बातें कर रहे हैं। इधर सोडियम को ऑब्जर्व करने के लिए पोटाशियम की कुर्बानी देनी पड़ी है, और इधर पोटाशियम को ऑब्जर्व करने के लिए हाइड्रोजन की। यहाँ तक बात क्लियर है जी? रीडिंग कर सकते हैं क्या हम इस टॉपिक की? अच्छा जी, रीडिंग पे आ जाते हैं। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है जी। इसमें क्या होता है? इंक्रीज secretion ऑफ एल्डोस्टेरॉन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। क्लिनिकल फीचर इंक्लूड हाइपरटेंशन। पता चला जी हाइपरटेंशन क्यों हुई है इस पेशेंट को? ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। अच्छा जी, और क्या होगा जी? लो आर नॉर्मल पोटाशियम। अच्छा जी, पोटाशियम लो कैसे होगा इसमें? डॉक्टर हमजा, आप बताएं पोटाशियम लो कैसे होगा इसमें? सर क्योंकि वो एक्सक्रीट हो जाएगा।
जी, सोडियम को ऑब्जॉर्व करने के लिए पोटेशियम की कुर्बानी दी जा रही है। सोडियम के बदले में पोटेशियम को फेंका जा रहा है और सोडियम को रीअब्सॉर्ब किया जा रहा है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डॉक्टर हमजा ये कैसे हो जाएगी? सर ये क्योंकि जो सा हमारा पोटेशियम है वो एक्सक्रीट हो रहा है और बेसिक्स की तरफ जा रहा है जो सा नहीं, हमारा पोटेशियम पोटेशियम का पीएच से कोई रिलेशन नहीं है। तो सर ये हाइड्रोजन जो सा बाहर जा रहा है इस वजह से। वेरी अ, गुड, वेरी गुड। किसने आंसर किया है? ये डॉक्टर हमजा आप ही ने किया है। जी सर। वेरी गुड। जब ये इधर से सोडियम ना, मैं इसको थोड़ा क्लियर करके बनाऊं डायग्राम को फैसिलिटी के लिए। इधर सोडियम रीअब्सॉर्ब हो गया, लेकिन पोटेशियम एक्सक्रीट हुआ। अच्छा, एल्डोस्टेरॉन के मैकेनिज्म की वजह से सोडियम ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा और ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम एक्सक्रीट होगा। अच्छा, पोटेशियम जब इतना ज्यादा एक्सक्रीट होगा, तो वापस जो हमारे आखिरी सेल्स हैं कलेक्टिंग डक्ट के, ये पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन निकालेंगे। जाहिर है पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब करी जाएंगे और हाइड्रोजन को निकाली जाएंगे। और ये इतना ज्यादा हाइड्रोजन जब लॉस हो जाएगा हमारे बॉडी से यूरिन के जरिए से, तो जब हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो पीएच क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। पीएच क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन के। ठीक है, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आइन। ठीक है जी। pH ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब है कि एसिडोसिस हो गया। और ये एसिडोसिस हुई है किडनी के अंदर, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर ये लंग्स के अंदर होती तो हम इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी। ठीक है ना? सर ये अगर एसिडोसिस, अल्कोहल लिखा होगा यहाँ। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, अल्कलोसिस, पीएच इंक्रीज होगी तो जाहिर अल्कलोसिस होगी। ये आपने सही किया, करेक्ट करवा दिया टाइम से। अच्छा, पीएच इंक्रीज हुई है तो मींस के हाइड्रोजन आइन जो है ना यूरिन में लॉस हो जाएंगे। क्यों लॉस होंगे? पोटाशियम को रीअब्सॉर्ब करने के चक्कर में। पोटाशियम कहाँ से इतना ज्यादा आ गया? ऊपर जो सोडियम को रीअब्सॉर्ब किया तो उधर पोटाशियम की कुर्बानी जो देनी पड़ी थी, वो इतना ज्यादा पोटाशियम आया, उस पोटाशियम को ऑब्जॉर्व करने के चक्कर में काफी सारा हाइड्रोजन चला गया बॉडी से। ठीक है, हाइड्रोजन के जाने की वजह से अल्कलोसिस हो गई है। एक एक कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा था दरमियान में, या सिर्फ ये करेक्शन ही करवानी थी? किसी की आवाज आई थी थोड़ी सी। सिर्फ बस यही अल्कोलोसिस का पूछना था आपसे। हाँ, ये अल्कलोसिस होता है। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो फ्लो फ्लो में एसिडोसिस पे बात चलेगी। अच्छा, तो इस तरह से ये अल्कलोसिस होगी। ठीक है, ये हमारी एक स्टेटमेंट थी जिसमें काफी सारे कंसेप्ट लिखे हुए थे, इसलिए काफी देर लेगी। प्राइमरी एल्डो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, मैंने आपको बताया था, प्राइमरी जब ग्लैंड में प्रॉब्लम हो, सेकेंडरी जब पिट्यूटरी में हो, टर्शरी जब हाइपोथैलेमस में हो। तो मतलब ये कि जब एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम है, डज नॉट डायरेक्टली कॉज एडिमा ड्यू टू एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म। अच्छा जी, इसमें होता ये है कि एड्रिनल ग्लैंड के जोना जो है ना, ग्लोमेरुलोसा, इसमें हाइपरप्लेजिया हो गया या इसमें ट्यूमर आ गया, मींस के प्रॉब्लम एड्रिनल ग्लैंड में आया है और जोना ग्लोमेरुलोसा में। इस वजह से एल्डोस्टेरॉन ज्यादा रिलीज हो रहा है। अच्छा, एल्डोस्टेरॉन जो है ना ज्यादा रिलीज हो रहा है, ये एल्डोस्टेरॉन हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज होने के बाद हमारे बॉडी से निकाल दिया जाएगा। जब ब्लड हमारे हार्ट के पास जाएगा ना जी, हार्ट के पास, तो हार्ट फील करेगा कि ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है। जब हमारा हार्ट फील करेगा ना जी कि हमारे ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है, तो वो एएनपी रिलीज करेगा, एट्रियल नाइट्रियूरिक पेप्टाइड्स। तो ये वापस आके किडनी पे एक्ट करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेंगे, एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन को कम कर देंगे और किडनी के जरिए से एल्डोस्टेरॉन को हमारे बॉडी से निकाल देंगे, लिवर के जरिए से किडनी। ठीक है जी। तो ये एक एस्केप मैकेनिज्म है, जितनी देर तक हमारा हार्ट सही काम कर रहा है ना जी, उतनी देर तक अडीमा नहीं आएगा। अडीमा कब आता है? जब फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है बॉडी में। इतना ज्यादा फ्लूइड ओवरलोड नहीं होने देगा हमारा हार्ट के अडीमा आ सके। तो ये आगे वाली स्टेटमेंट में क्या कहता है हमारे पास ये, however certain secondary causes hypoaldosteronism लाइक हार्ट फेलियर। अगर हार्ट फेल है, वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा हाई वॉल्यूम ऑफ ब्लड को, ना वो एल्डोस्टेरॉन को रोकेगा, एल्डोस्टेरॉन होता चला जाएगा, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा तो एडिमा भी आएगा। इम्पेयर द एल्डोस्टेरॉन एस्केप मैकेनिज्म लीडिंग टू वर्सनिंग ऑफ एडिमा। इस वजह से एडिमा बहुत ज्यादा हो जाएगा। आगे इसकी टाइप्स हैं जी, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। प्राइमरी में क्या होता है? सीन इन पेशेंट विद बाइलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। ये मींस के दोनों तरफ के एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हाइपरप्लेजिया हो गया, इस वजह से एल्डोस्टेरॉन ज्यादा रिलीज हो रहा है। या फिर एड्रिनल एडिनोमा, ट्यूमर बन गया, इसको कहते हैं कॉन सिंड्रोम। अच्छा जी, इसमें क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज किया होता है, रेनिन जो है ना डिक्रीज किया होता है नेगेटिव फीडबैक के जरिए से। जिन लोगों को रेनिन का नहीं पता, मैं बता देता हूँ, लीड्स टू ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन। इस फिक्रे पे गौर करें जी। ये जो मैं आपको कह रहा था कि पेशेंट आपके पास आया, कहता है जी मैंने ये भी टैबलेट खाई, ये भी खाई, ये भी खाई, मेरा बीपी नहीं कंट्रोल हुआ, तो भाई एल्डोस्टेरॉन की तरफ ध्यान लड़ाएं, इस तरफ तवज्जो करें। क्योंकि एल्डोस्टेरॉन की वजह से क्या होता है? लीड्स टू ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। ऐसा हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाता है कि जो कि ट्रीटमेंट को रेजिस्ट करता है, ट्रीटमेंट की नहीं मानता। क्योंकि रीजन इज एल्डोस्टेरॉन, रीजन इज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, रीजन इज हाई ब्लड वॉल्यूम। ठीक है ना जी। अच्छा, रेनिन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, वैसे तो रेनल सिस्टम में इसकी डिटेल पढ़ेंगे हमारे ना। पीसीटी में, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, हमारा जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो शुरू में ही प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इधर ना इधर सेल्स होते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के साथ। इधर ना और इधर स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हमने नाम दिया जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस। ठीक है जी।
ये सेल्स का फंक्शन ये होता है कि जब इधर से फिल्टर होके यूरिन आता है ना जी, वाटर कह लें या यूरिन कह लें, तो ये सेल्स उसमें, इनको कहते हैं मैकुला डेंसा, सेल्स का नाम दिया हुआ है मैकुला डेंसा। अच्छा, ये सेल डिटेक्ट करते हैं कि सोडियम का लेवल क्या है। अगर सोडियम का लेवल कम हो ना, तो ये सेल आगे स्टिमुलेट करते हैं फर्दर इनके साथ मैकुला डेंसा सेल्स को, ये रेनिन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? रेनिन। मतलब ये कि जब किडनी में फिल्टर होके यूरिन आएगा, उस यूरिन में अगर, यहाँ जी जी पीछे से ना रिकनेक्ट होने लग गया था, तो आप दोबारा बता दें। सही है, कहाँ तक आपने सुना था? सर यहाँ से हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म डज नॉट डायरेक्टली कॉज एडीमा। ओके, maybe it's your network problem, but I will revise in rapidly. Okay. Hyperaldosteron is not directly cause of edema. ठीक है, हमारे हार्ट में जो है ना एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, जब हाई वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है ना, वो डिटेक्ट करता है, वो एएनपी रिलीज करता है, एट्रियल नाइट्रोयूरिक पेप्टाइड्स, जो कि हमारे एल्डोस्टेरॉन को स्टॉप कर देते हैं, जो कि हमारे ब्लड वॉल्यूम को लो करने की कोशिश करते हैं। जब हार्ट फेलियर का पेशेंट, जब पेशेंट सिर्फ एल्डोस्टेरोनिज्म का है ना प्राइमरी, तो उसमें एडिमा नहीं आएगा, फ्लूइड इतना ज्यादा ओवरलोड नहीं होगा। जैसे थोड़ा सा फ्लूइड ओवरलोड होगा तो हार्ट डिटेक्ट करेगा और एल्डोस्टेरोन को स्टॉप कर देगा। लेकिन जब पेशेंट है हार्ट फेलियर का और सेकेंडरी एल्डोस्टेरोन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का, तो हार्ट ना डिटेक्ट करेगा ना एल्डोस्टेरोन को स्टॉप करेगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज होता चला जाएगा, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा बॉडी में और बॉडी में एडिमा आ जाएगा। अभी तो नहीं डिस्कनेक्ट हुआ क्या? सबने सुन ली बात? मैंने सुन लिया। जी थैंक यू। यस सर। तो इसके आगे हम डिस्कस कर रहे थे प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। इसमें ये होता है एड्रिनल ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया हो जाता है दोनों साइडों पे, दो साइडों पे होता है ना, दोनों तरफ किडनी होते हैं, किडनी के ऊपर ये ग्लैंड पड़ा होता है, या फिर किसी एक ग्लैंड में ट्यूमर बन जाता है, एड्रिनल एडिनोमा। ठीक है। अच्छा, इसमें उसने लैब वैल्यूज दी हैं, इंक्रीज इन एल्डोस्टेरॉन और डिक्रीज इन रेनिन। रेनिन के बारे में मैं बता रहा था, एक जो जुमला मैंने बताया था ये आप सबने याद कर लेना है, कि जब पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में आए हाइपरटेंशन के साथ, जिसको कोई मेडिसिन काम ना कर रही हो, तो आपका ध्यान किधर जाना चाहिए? एल्डोस्टेरॉन की तरफ। ठीक है ना, कि कहीं इस पेशेंट में एल्डोस्टेरॉन तो नहीं बढ़ा हुआ, समझ रहे हैं? अच्छा, रेनिन के बारे में बता रहा था, हमारे जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स है ना, नेफ्रॉन के जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, उनके साथ सेल्स होते हैं, इधर स्पेशल सेल्स होते हैं, उनको कहते हैं मैकुला डेंसा। इन सेल की ये क्वालिटी होती है कि जब इनके अंदर से यूरिन गुजरता है ना, तो ये सेल्स इधर पड़े होते हैं, ये डिटेक्ट कर लेते हैं सोडियम के लेवल को। अगर सोडियम ज्यादा है तो ये रेनिन रिलीज नहीं करेंगे, अगर इस जाते हुए यूरिन में सोडियम कम है तो ये सेल रेनिन रिलीज करेंगे। रेनिन, रेनिन एक हार्मोन है। रेनिन फर्दर क्या करेगा? रेनिन जाके एड्रिनल ग्लैंड पे एल्डोस्टेरॉन एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाएगा। साथ साथ ये एक और काम भी करता है, डायरेक्टली एंजियोटेंसिन 2 रिलीज करवाता है, वो एक मैकेनिज्म है प्रॉपर। लेकिन फिलहाल आप एंडोक्राइन के लेवल पे ये समझें कि रेनिन जो है, जब डिटेक्ट करेगा सोडियम का लेवल कम है यूरिन में, तो ये एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा और एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करवाएगा। अच्छा, इस पेशेंट में क्या है? इस पेशेंट में ऑलरेडी एल्डोस्टेरॉन बहुत ज्यादा है। एल्डोस्टेरॉन ज्यादा होने की वजह से सोडियम भी ब्लड में ज्यादा है, जाहिर है यूरिन में भी ज्यादा है सोडियम। तो जब मैक्यूलर डेंसा डिटेक्ट करेंगे कि बहुत ज़्यादा सोडियम है, तो वो रेनिन की प्रोडक्शन को रोक देंगे। इसलिए इस पेशेंट में रेनिन कम होगा और एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा होगा। ये सिंपल सी बात है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें जी, मेरे ख्याल में तो सबको क्लियर हो गया। सर वो सोडियम सा यूरिन में कम नहीं होगा क्योंकि एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन ज्यादा हो रही है तो अब्जॉर्ब ज्यादा होगा। वो कम होगा डिस्टल पार्ट में जाके, डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट में जाके। ये मैक्यूलर डेंसा सेल्स होते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जब ब्लड में ज़्यादा होगा ना, तो फिल्टर भी ज़्यादा होगा यूरिन में, वो जाते जाते एंड तक अब्जॉर्ब हो जाएगा, वो एक अलग बात है। वो अब्जॉर्ब कहाँ पे होगा? कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है ना। ये जो मैक्यूलर डेंसा सेल्स होते हैं जिन्होंने रेनिन रिलीज करना है, ये होते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। आगे आना है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद आना है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, फिर आनी है कलेक्टिंग डक्ट्स। इधर अब्जॉर्प्शन होती है वो जो सोडियम की ना एल्डोस्टेरॉन की वजह से। ठीक है जी, डिटेक्ट हो रहा है यहाँ पे लेवल सोडियम का, रेनिन कंट्रोल हो रहा है इधर से। डॉक्टर साहब, डू यू एग्री विद मी? जी सर। थैंक यू। अच्छा जी, तो अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब, इसमें कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा मजीद। सर कौन सिंड्रोम को आप एक तो एक्सप्लेन कर दें। कौन सिंड्रोम ये है कि जब एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर बन जाए और वो बहुत ज्यादा एल्डोस्टेरॉन रिलीज करे, उसका हमने एक नाम रख दिया कौन सिंड्रोम, और ये कोई अलग से डिजीज नहीं है। जो आज का हमारा टॉपिक है ना हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ये वही है बेसिकली, लेकिन खास तौर पर अगर ये एड्रिनल ट्यूमर की वजह से हो, उस सिंड्रोम का हमने नाम रखा कौन सिंड्रोम। ओके। अच्छा जी, ओके। सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म ये कब होता है जी? सीन इन पेशेंट विद रेनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन। ठीक है। अच्छा जी, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स ट्यूमर, रेनिन प्रोड्यूसिंग एंड एडिमा।
अच्छा, मैं आपको एक बेसिक फर्क बता दूं, एक बेसिक सा फर्क। प्राइमरी में क्या हुआ था, एड्रिनल ग्लैंड की अबनॉर्मेलिटी आई थी। सेकेंडरी में क्या हुआ है, किडनी की अबनॉर्मेलिटी है। किडनी में या तो रेनिन ज्यादा बन रहा है, या कि किडनी में हाइपरटेंशन की वजह से अल्टीमेटली रेनिन ही ज्यादा बनना है ना। किडनी में रेनिन ज्यादा बनेगा, वो एड्रिनल ग्लैंड को ज्यादा स्टिमुलेट करेगा और एड्रिनल एल्डोस्टेरॉन ज्यादा बनाएगा। ठीक है जी। प्राइमरी में रीजन थी खुद एड्रिनल ग्लैंड, सेकेंडरी में रीजन है रेनिन। रेनिन बनाने वाले जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल में अगर ट्यूमर हो जाए जिसकी वजह से रेनिन बहुत ज्यादा बनेगा, तो भी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म आएगा। इस किन किन बीमारियों में ये हो सकता है जी? लिवर सिरोसिस में, हार्ट फेलियर में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। लीवर और रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिज्म का एल्डोस्टेरॉन का। अगर एल्डोस्टेरॉन बन गया और बॉडी से बाद में एक्सक्रीट ना हो सका, तो भी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म आएगा। हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट ने एएनपी रिलीज नहीं किए, एल्डोस्टेरॉन को कोई रोकने वाला ना मिला, तो भी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, किडनी में खुद में प्रॉब्लम आ गई है, तो भी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।